1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में जब स्वामी विवेकानंद ने विश्व भर में भारत के नाम का डंका बजाया और भारत के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और वसुधैव कुटुंबकम जैसी एकता की सद्भावना से पूरे विश्व को अवगत कराया, तब धार्मिक क्षेत्र में उनकी इस विश्व विजय पर यदि कोई सबसे अधिक प्रसन्न था तो वह था राजस्थान के झुंझुनू जिले का एक नगर खेतड़ी, जहाँ प्रसन्नता से पूरे नगर में घी के दिए जलाए गए थे और महोत्सव मनाया गया था। और हो भी क्यों ना, स्वामी विवेकानंद का खेतड़ी से रिश्ता ही कुछ ऐसा था। जब तक इतिहास के पन्नों में स्वामी विवेकानंद का नाम रहेगा, तब तक उनके साथ खेतड़ी के राजा अजीत सिंह को भी याद किया जाएगा। स्वामी जी का खेतड़ी से ऐसा गहरा लगाव था कि वे खेतड़ी को अपना दूसरा घर मानते थे। दोस्तों, आज मैं आपको इसी ऐतिहासिक नगरी खेतड़ी के दर्शन करवाऊंगा और यहाँ बसी स्वामी जी की यादों को आपके सामने लाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ के दुर्ग भोपालगढ़ में। भोपालगढ़ खेतड़ी के बस स्टैंड से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। किले में ऊपर तक जाने के लिए पक्का रास्ता बना हुआ है, इसलिए बाइक, कार या जीप आदि किसी भी वाहन से ऊपर किले तक आराम से जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, देविका टीवी में मैं संजय शर्मा आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं हूं भारत की ताम्र नगरी खेतड़ी में, जो आज भी स्वामी विवेकानंद के यहां बिताए गए दिनों को याद करके गौरवान्वित होता है। अब चाहे खेतड़ी का यह किला भोपालगढ़ हो या दीवान खाना हो या सेठ पन्नालाल शाह का तालाब हो, यहाँ का प्रत्येक स्थान स्वामी विवेकानंद की यादों को अपने में संजोए हुए है। इस समय मैं खड़ा हूँ खेतड़ी के दुर्ग भोपालगढ़ में, जो समय की मार और देखरेख के अभाव में अब खंडहर हो चुका है। भोपाल सिंह ने विक्रम संवत 1812 में पहाड़ी की चोटी पर इस किले का निर्माण करवाया था। अपनी अनूठी गौरव गाथाओं को समेटे यहाँ का किला जर्जर खंडहर में परिवर्तित हो चुका है। दीवारों और छतों में उगी झाड़ियाँ इस किले की उपेक्षा की कहानी सुनाती है, लेकिन दूर तक पसरे किले और प्राचीन मकानों के खंडहरों को देखना एक रोमांचकारी अनुभव है। पूरा किला खंडर हो चुका है, पूरी तरह से पूरा भोपालगढ़। जैसा कि आप देख रहे हैं, केवल रुइंस है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये इस किले के अंदर जो पहले पुराने मकान वगैरह थे उनके खंडर हैं। भोपालगढ़ के महलों में कांच का सुंदर काम हुआ है तथा भित्ति चित्रों के माध्यम से आंखों को मोहित करने वाले दृश्य बनाए गए हैं। लेकिन पूरी तरह उपेक्षित यह विरासत और कला का सुंदर नमूना अब धीरे धीरे धूमिल होता जा रहा है। यदि यह किला ऐसे ही उपेक्षित रहा तो आगामी कुछ वर्षों में यहाँ केवल पत्थरों के ढेर और केवल झाड़ियाँ ही होंगी। मैं राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार से विनती करता हूं कि जिस खेतड़ी का नाम भारत के करोड़ों युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद की पहचान से इतना गहरा जुड़ा है, कम से कम उस नगर की विरासत को अभी सहेज लें और इस तरह उपेक्षा में नष्ट ना होने दें।
इसे फिर से संवारकर खेतड़ी में पर्यटन का विकास करें, क्योंकि अभी जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं वे इस स्थान की दुर्दशा देखकर यही सोचते हैं कि क्या सच में यही वो नगर है जिसे स्वामी विवेकानंद अपना दूसरा घर कहते थे। दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ सेठ पन्नालाल शाह के तालाब पर, जो स्वामी विवेकानंद को इतना प्रिय था कि वे यहाँ खेतड़ी में रहने के दौरान घंटों तक वहाँ बैठकर ध्यान मग्न रहते थे। खेतड़ी का भारत के इतिहास और संस्कृति में विशेष स्थान है। इसी स्थान से ताम्र युग की शुरुआत हुई थी, जो आज भी अपनी तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। भारत की ताम्र नगरी खेतड़ी को स्वामी विवेकानंद नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद को उनका नाम यहीं पर मिला था। खेतड़ी नरेश राजा अजीत सिंह ने ही नरेंद्रनाथ दत्त यानी स्वामी विविदिशानंद को उनका नया नाम स्वामी विवेकानंद दिया। नाम ही नहीं, स्वामी विवेकानंद को उनकी नई और विश्व भर में प्रसिद्ध पहचान भी खेतड़ी से ही मिली। राजस्थान की गर्म हवाओं से बचने के लिए राजा अजीत सिंह ने स्वामी जी को राजस्थानी साफा भेंट किया और इसे बांधना भी सिखाया। इस उपहार को स्वामी जी ने जीवन पर्यंत अपने साथ रखा, जो कि उनके व्यक्तित्व का ही हिस्सा और पहचान बन गया। एक राजा और एक सन्यासी की ऐसी मित्रता विरले ही देखने को मिलती है। स्वामी जी तो एक सन्यासी थे और अपना जीवन देश को अर्पित कर चुके थे। ऐसे में अपनी मित्रता निभाते हुए राजा अजीत सिंह प्रति माह 100 रुपए स्वामी जी की मां को गुजारे के लिए भेजा करते थे। स्वामी विवेकानंद अपने जीवन काल में 3 बार खेतड़ी आए। सबसे पहले माउंट आबू में स्वामी जी और राजा अजीत सिंह की मुलाकात हुई और इनकी मित्रता की नींव पड़ी। इस मुलाकात में अजीत सिंह स्वामी जी के तेजस्वी व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए कि वे उन्हें 1891 में अपने साथ लेकर खेतड़ी आए। यहाँ वे 5 महीने रुके। एक घुमंतु सन्यासी के रूप में यह उनका किसी एक ही स्थान पर सबसे अधिक समय का निवास था। इस दौरान वे सीकर जिले में स्थित जीण माता के दर्शन करने भी आए थे। जीण माता मंदिर की इस यात्रा में वे गुढ़ा नवलगढ़ मार्ग पर स्थित सिंगनौर गांव में विश्राम करने के लिए रुके थे। उसके बाद जब वे सीकर पहुंचे तो यहाँ के तत्कालीन राजा माधो सिंह ने उन्हें जीण माता के दर्शन करवाए। इसके बाद वे दूसरी बार 1893 में उनकी शिकागो यात्रा के 40 दिन पहले राजा अजीत सिंह के पुत्र के जन्मोत्सव में आए थे। अजीत सिंह ने स्वामी जी को पत्र लिखकर निवेदन किया था कि वे खेतड़ी आकर उनके नवजात पुत्र को आशीर्वाद देवें। 21 अप्रैल को स्वामी जी खेतड़ी पहुंचे तथा 3 सप्ताह खेतड़ी रुके। उनके जीवन की वह घटना इसी दौरान हुई थी जो बाद में बहुत चर्चित और प्रसिद्ध हुई थी। जब उत्सव में एक नर्तकी का कार्यक्रम होना था तब स्वामी जी वहां से उठकर जाने लगे। तभी उस नर्तकी ने सूरदास रचित प्रसिद्ध गीत प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो गाया तो स्वामी जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो। उन्होंने नर्तकी से क्षमा मांगी और उस नर्तकी को अपना गुरु माना। 10 अप्रैल को वे यहाँ से शिकागो की यात्रा के लिए रवाना हुए। राजा अजीत सिंह स्वामी विवेकानंद को जयपुर तक छोड़ने गए और राजा जी के निजी सचिव मुंशी जगमोहन लाल उन्हें छोड़ने मुंबई तक गए। राजा अजीत सिंह ने स्वामी जी की यात्रा की टिकट करवाई और स्वामी जी की पूरी वित्तीय व्यवस्था करके उन्हें भेजा। इसके बाद स्वामी विवेकानंद तीसरी बार 1897 में खेतड़ी आए। जब राजा अजीत सिंह को पता चला कि स्वामी जी आ रहे हैं तो वे अपने महल से 20 किलोमीटर की दूरी तय करके स्वामी जी का स्वागत करने पहुंचे। खेतड़ी में स्वामी जी का पन्नासर तालाब पर भव्य स्वागत किया गया और उनके सम्मान में भोज और उत्सव का आयोजन किया गया। दोस्तों, ये है सेठ पन्नालाल शाह तालाब। शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की गौरव पताका फहराकर जब स्वामी विवेकानंद वापस भारत लौटे और राजा अजीत सिंह से मिलने खेतड़ी आए तो इसी तालाब पर उनका भव्य स्वागत और राजकीय सम्मान किया गया था। 17 दिसंबर 1897 को स्वामी विवेकानंद ने सार्वजनिक रूप से अजीत सिंह का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैं भारत के लिए जो कुछ भी थोड़ा बहुत कर पाया हूँ वह राजा अजीत सिंह की मित्रता के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता था। 20 दिसंबर 1897 को स्वामी जी ने खेतड़ी में व्याख्यान दिया जिसमें राजा अजीत सिंह के अलावा कई यूरोपियन गणमान्य भी मौजूद थे।
दोस्तों अब मैं आपको ले चलता हूँ दीवान खाना महल, जिसमें स्वामी विवेकानंद ठहरे थे। खेतड़ी का दीवान खाना यह वही भवन है जिसमें स्वामी विवेकानंद खेतड़ी में रहने के दौरान निवास किया करते थे। अब यहाँ रामकृष्ण मिशन का मठ चलता है। दोस्तों ये है खेतड़ी का दीवान खाना, जहाँ स्वामी विवेकानंद ठहरे थे। बाद में खेतड़ी नरेश ने इसे रामकृष्ण मिशन को सौंप दिया। आज 31 मार्च 2019 को यहाँ स्वामी विवेकानंद और राजा अजीत सिंह को समर्पित एक म्यूजियम का इनॉग्रेशन किया गया है, जिसका नाम है अजीत विवेक म्यूजियम। म्यूजियम के अंदर कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए इसके अंदर का दृश्य तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन जब भी आप खेतड़ी आएं तो यहाँ जरूर आएं। इस म्यूजियम में स्वामी जी की पूरी जीवन यात्रा और आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बताया गया है। साथ ही इस भवन का ये अनुभव ही विलक्षण है कि खेतड़ी की यात्राओं के दौरान स्वामी जी इसी भवन में महीनों तक रहते थे। यह स्वामी जी का ध्यान कक्ष है। इसके बाहर की यह खुली छत और इस पर यह कुर्सी जहां वे सुबह शाम बैठा करते थे, यहाँ स्वामी जी के होने का यह एहसास ही आनंदित कर देता है। शिकागो जाने के बाद स्वामी विवेकानंद ने अपने अनुयायियों को कई पत्र लिखे थे, जिनमें से कुछ पत्र कलकत्ता के रामकृष्ण मिशन मठ में सुरक्षित रखे हैं। एक पत्र में उन्होंने लिखा है कि उन्हें कोई कुछ चीज भेजे तो खेतड़ी के अचार और मसाले जरूर भेजे। तांबे की खानों और स्वामी विवेकानंद की यादों के अलावा खेतड़ी अगर किसी और चीज के लिए फेमस है तो वो है यहाँ के स्वादिष्ट अचार। ऐसे अचार जिनके कायल स्वामी विवेकानंद भी थे, बिना किसी केमिकल के केवल प्राकृतिक तरीके से बनाए गए और खुशबूदार मसालों से भरे खेतड़ी के अचार न केवल देश भर में अपनी पहचान बना चुके हैं, बल्कि विदेशों में भी निर्यात होते हैं। इसलिए अगर आप अचार खाने के शौकीन हैं तो जब भी आप खेतड़ी आएं या खेतड़ी के नजदीक से होकर गुजरें तो यहाँ से अचार खरीदना ना भूलें। राजा अजीत सिंह ने जीवन भर स्वामी जी से मित्रता निभाई। स्वामी विवेकानंद ने स्वयं एक पत्र में अजीत सिंह को अपने जीवन का एकमात्र मित्र बताया है। इन दोनों की मित्रता भी ऐसी कि संयोग से दोनों का ही जीवन काल केवल 39 वर्षों का रहा। इसी से पता चलता है कि काल के पन्नों में ये दोनों मित्र भारत माँ के लिए एक दूसरे के पूरक बनकर ही आए थे। मानो जैसे स्वामी विवेकानंद का जन्म विश्व भर में भारत की गौरव पताका लहराने के लिए हुआ था, वैसे ही अजीत सिंह का जन्म भी इस विश्व विजय के लिए स्वामी जी को आगे बढ़ाने के लिए हुआ था। 11 अक्टूबर 1897 को स्वामी विवेकानंद ने मुंशी जगमोहन लाल को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोग निश्चित अवधि में ही कुछ विशेष कार्य करने के लिए पैदा होते हैं। अजीत सिंह और मैं दो ऐसी आत्माएं हैं जो मानव जाति की भलाई के लिए एक बड़े काम में एक दूसरे की मदद करने के लिए पैदा हुए हैं। हम दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और सच में इन दोनों ही महान आत्माओं ने अपना वह महान कार्य पूरा करते ही एक ही उम्र में मात्र 18 महीनों के अंतराल में ही इस संसार से विदा ली। स्वामी जी के जीवन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर अजीत सिंह जनवरी 1901 में 39 वर्ष की उम्र में परलोक चले गए। उसी के अगले ही वर्ष जुलाई 1902 में 39 वर्ष की ही उम्र में स्वामी विवेकानंद भी ब्रह्म में विलीन हो गए। वे आए थे भारतवर्ष के करोड़ों युवाओं को कर्म और दृढ़ इच्छा शक्ति का रास्ता दिखाने, सच्ची मित्रता की सीख देने और अपने देश के गौरवमयी इतिहास और संस्कृति की याद दिलाकर हमें प्रेरित करने। अब ये हम पर निर्भर है कि उनकी इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारकर इन्हें विरासत के रूप में आगे बढ़ाते रहें। अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें।